नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम कानूनी मामलों एवं कोर्ट के निर्णयों का निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण करके उसे समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कानून की समझ न रखने वाले हमारे दर्शक भी मामले को आसानी से समझ सकें। आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो भारत की न्यायपालिका की साख से जुड़ा हुआ है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बेहिसाब नकदी बरामद होने की खबर ने पूरे कानूनी जगत को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला केवल एक न्यायाधीश के आचरण का नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है। मेरा यह वीडियो देश के समस्त निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में कानून के जानकार और कानूनी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं आग्रह करूंगा कि वे वीडियो को पूरा देखें और मामले को गहराई तक समझें। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। 14 मार्च को होली के त्योहार मनाते समय जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई। उस समय जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे, वो शहर से बाहर थे। उनके लड़के ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मामला एक दिल्ली के दूसरे नंबर के सीनियर जज का था, जो जजों की नियुक्ति करने वाले कोलेजियम कमेटी के सदस्य भी हैं। तो आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की 2-3 गाड़ियां वहां पहुंच गईं। साथ ही स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए। आग बुझाते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पीछे के कमरे में भी जाकर के देखा कि वो तसल्ली करने के लिए गए कि कहीं उस कमरे में भी तो आग का कोई प्रभाव नहीं आ जाए। तो वे लोग ये देख करके सन्न रह गए कि कमरा पूरा नोटों से भरा हुआ है। स्थानीय पुलिस का जो अधिकारी था उसने अपने इस मामले को अपने बड़े अधिकारियों को बताया और उन बड़े अधिकारियों ने इस मामले को ऊपर तक पहुंचा दिया। कोई कहता है लगभग 15 करोड़ रुपए होंगे, कोई कहता है कि नहीं 20 करोड़ 25 करोड़ होंगे, कोई कहता नहीं 30-35 करोड़ होंगे। इस बात की सत्यता तो जिन अधिकारियों ने कमरे और कमरे के अंदर नोटों की गड्डियों को देखा है वही बता सकते हैं, और वो भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि गिनी तो गई नहीं थी उस समय तक। जो दबी छुपी सूचनाएं जनता के बीच में उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर तो रुपयों के बारे में अभी कोई अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता, जब तक आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट कमेटी का कोई वक्तव्य ना आ जाए। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास से अवैध संपत्ति या बेहिसाब नकदी मिलती है तो क्या तुरंत ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती? इसका उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रश्न करेंगे कि भारत का संविधान जब हर व्यक्ति को बराबर मानता है तो जजों के खिलाफ भी ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, उनके साथ विशेष व्यवहार क्यों? लेकिन भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इस विषय पर एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। अब यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, चलिए इसको भी समझते हैं। के वीरास्वामी मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्णय भी ले लिया था। इस पर उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अन्य सरकारी अधिकारियों की तरह सीधे अभियोजन के दायरे में नहीं लाया जा सकता। के वीरास्वामी बनाम भारत संघ 1991 का यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि न्यायाधीश भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं और उन पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू होते हैं। मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, लेकिन अब उस पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसके लिए भी देखिए बात करते हैं। इस निर्णय ने यह तो सुनिश्चित किया कि न्यायाधीशों को बिना किसी जांच और औचित्य के झूठे आरोपों से बचाया जा सके, लेकिन अगर ठोस प्रमाण हो तो उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। के वीरास्वामी बनाम भारत संघ 1991 के फैसले के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ सीधे तौर पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, जब तक कि इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति न प्राप्त कर ली जाए। एक बार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान जज के विरुद्ध लगाए गए आरोपों एवं आरोपों के समर्थन में उपलब्ध तथ्यों से संतुष्ट हो जाते हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया विश्वसनीय हैं, प्राइमा फेसी जो है वो करेक्ट हैं, तो वे भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि मामला गंभीर है एवं पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जाए। वो स्वयं भी वर्तमान जज के विरुद्ध एफआईआर करने की अनुमति नहीं दे सकते।
उन्हें भारत के राष्ट्रपति को ही एफआईआर के लिए अनुशंसा करनी होगी। एफआईआर की अनुशंसा के बाद भी भारत के राष्ट्रपति एक जज को बिन बात के अभियोजन और अनावश्यक उत्पीड़न से उचित रूप से संरक्षण देने के लिए मुख्य न्यायाधीश से फिर परामर्श करते हैं। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशों को अनावश्यक उत्पीड़न और झूठे आरोपों से बचाना भी है, क्योंकि बड़े गंभीर जो है वो सवाल उठते हैं कोर्टों में, और वो बड़े गंभीर और बड़े ताकतवर लोगों के, नेताओं से लेकर के, माफियाओं से लेकर के और पूंजीपतियों से लेकर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ भी वो निर्णय भी देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर सीधे सीधे एफआईआर की कार्रवाई की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी तो जजों का निर्णय देना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार किसी भी गंभीर अपराध की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर देगी और लॉ मोशन में आ जाएगा और वो कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। के वीरास्वामी मामले में निर्णय के बाद न्यायाधीशों के आचरण एवं भ्रष्टाचार आरोपों के विरुद्ध जांच की इन हाउस प्रक्रिया एवं प्रणाली प्रारंभ की गई। अब इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि क्या है। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत आती है तो सबसे पहले उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इस मामले की प्राथमिक जांच करते हैं। यदि प्रथम दृष्टया आरोपों में दम पाया जाता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगते हैं। यदि सीजीआई को लगता है कि मामला गंभीर है और उनके जवाबों से वो संतुष्ट नहीं होते जज के, तो वे दो अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ न्यायाधीश की समिति का गठन कर सकते हैं जो मामले की विस्तृत छानबीन और जांच करती है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरोपी न्यायाधीश को त्यागपत्र देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं। मतलब पहला काम तो यही करते हैं कि ये काम करना है, उसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि न्यायाधीश इस्तीफा देने से इनकार करता है तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस मामले को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित करते हैं और न्यायाधीश को हर प्रकार के न्यायिक कार्य से अलग कर दिया जाता है। मतलब तब तक उनको कोई भी जुडिशियल वर्क नहीं दिया जाता है, एक तरीके से बिल्कुल आइडल बिठा दिया जाता है। अब समझते हैं महाभियोग प्रक्रिया और न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक व्यवस्था क्या है। यदि कोई न्यायाधीश स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देता और उस पर लगे आरोप गंभीर किस्म के होते हैं तो उसके विरुद्ध महाअभियोग, इम्पीचमेंट प्रक्रिया चलाई जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत न्यायाधीश को केवल संसद द्वारा महाअभियोग प्रस्ताव पारित करके ही पद से हटाया जा सकता है। महाअभियोग की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और लंबी होती है। इसके अंतर्गत संसद के किसी भी सदन में न्यायाधीश के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। इसे सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 50% सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए महाअभियोग लाने के लिए। एक जांच समिति का गठन होता है जो मामले की जांच करती है। यदि समिति आरोपों को सही पाती है तो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में वोटिंग के लिए रखा जाता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जो न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। कितनी जटिल प्रक्रिया है। भारत में न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप कोई नई बात नहीं है। जस्टिस सौमित्र सेन, कलकत्ता उच्च न्यायालय, उन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया। जस्टिस पीडी दिनकरन सिक्किम उच्च न्यायालय में थे, उन पर अवैध संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस वी रामाराजू आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के थे, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया भी गया लेकिन वो सफल नहीं हो सका। यहाँ पर राजनीतिक गणित काम करती कि कितने जो सदस्यों ने उनके पक्ष में दिया और कितनों ने नहीं दिया, तो यहाँ पर पार्टीबंदी भी खूब हो जाती है। जब तक सरकार पूर्णतया से सत्ता में बहुमत में ना हो उसके, तो तब तक ये बड़ा कठिन काम होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है, लेकिन इसकी निष्पक्षता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। न्यायाधीशों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जल्दीबाजी में नहीं की जा सकती, लेकिन यदि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलते हैं तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी ही चाहिए।
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति का जोरदार विरोध किया, जजों के अखिल भारतीय चयन प्रक्रिया बनाए जाने का भी विरोध किया और जजों की नियुक्ति का सारा अधिकार अपने पास रखा, और तो और जजों के विरुद्ध शिकायत आने पर उसकी जांच का भी अधिकार अपने पास रखा, ऐसे में यदि कोई न्यायाधीश इस्तीफा देने से इनकार करता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास उन्हें हटाने का कोई इस तरह का विकल्प उपलब्ध ही नहीं है जैसा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है। प्रश्न यह भी खड़ा हो जाता है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपनी अदालतों में बुलाकर सार्वजनिक रूप से लताड़ लगाने और बेइज्जती करने वाले, यहां तक कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई को पिंजरे का तोता और न जाने क्या क्या कहने वाले ये मीलाड जब स्वयं भ्रष्टाचार की गंदगी में लेटे दिखाई पड़े तो इनके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई क्यों ना की जाए? उन्हें राष्ट्रपति के आदेशों पर ही कार्रवाई किए जाने की संजीवनी क्यों दी गई है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है यहां पर। सरकार तो 1991 के बाद से ही अभी तक इनकी नियुक्ति के बारे में कुछ नहीं कर पाई। शायद देश की प्रबुद्ध जनता ही इसका कोई निदान निकाल सके, क्योंकि महाअभियोग प्रक्रिया अत्यंत कठिन व समय साध्य है। तो क्या हमें न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक अलग और अधिक प्रभावी कानून या नीति की आवश्यकता नहीं है? क्या भारत को एक ऐसी प्रणाली अपनाने की जरूरत है जिससे भ्रष्टाचार या अनैतिक गतिविधियों में लिप्त न्यायाधीशों को शीघ्र हटाया जा सके? इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? क्या हमें न्यायपालिका में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए कोई नई नीति बनानी ही चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।